सुप्रभात विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कृत महाकाव्य पद्मावत का एक भाग नागमती वियोग खंड, जो बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई में सम्मिलित हैं। उसमें हम 12 मासा पढ़ रहे हैं और 12 मासा के कुछ माह का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब जो मार्गशीर्ष अगहन माह के बाद पूष मास आता है, पोष मास आता है, और पोष मास में और अधिक ठंड, शीत होती है, सर्दी होती है, और नायिका की क्या दशा होती है। यहाँ नायिका है नागमती, जो रतन सेन की पत्नी है। रतन सेन सिंहद्वीप चले गए हैं पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, और उनके अभाव में, पति के अभाव में, कंत के अभाव में नागमती की जो वियोग दशा है उसका चित्रण यहाँ पर पोष मास में मलिक मोहम्मद जायसी कर रहे हैं। यह संदर्भ और प्रश्न, हम इसका भावार्थ देखेंगे। पूष मास में या पोष मास में कवि क्या वर्णन करता है, वो नायिका के हृदय तक पहुंचा। देखिए, ये भी एक विशेषता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवयित्री नहीं है, कवि हैं, और उस नागमती के दर्द तक कैसे पहुंचता है और किस प्रकार अभिव्यक्त करता है। पूष मास में क्या दशा होती। विगत छंद की भांति प्रस्तुत पंक्तियां भी जायसी के वियोग वर्णन की बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं, जिसमें विरहिणी नागमती की पूष के महीने में होने वाली दुर्दशा का वर्णन है। पूष जार थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा। कवि कहता है कि पोष मास, पूष के महीने में ठंडक इतनी अधिक बढ़ गई है कि सभी नर नारी थर थर कांपने लगे। यही नहीं, स्वयं सूर्य भी जाड़े से पीड़ित होकर लंका की ओर तापने लगा है, आग सेंकने लगा है, अर्थात वह उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है। यहाँ पोष महीने में जो सूर्य है वो उत्तरायण से दक्षिणायन होता है, उसका वर्णन यहाँ जायसी कर रहे हैं। और ये पोष मास ही है, अभी मकर संक्रांति है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। पहले उत्तरायण, अब वापस धीरे धीरे हट रहा है वहाँ से। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि पूष मास जाड़ थर थर तन कांपा, पोष में जाड़े से शरीर कांप रहा, और सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा। सूर्य को भी शीत लगने से कष्ट पाकर वह लंका की दिशा में यानी दक्षिण की ओर जा रहा है तपने के लिए। यहाँ ठंड लग रही है उसको। विरह की सियरी अगिनी नहीं, विरह बाडी भा दारुण शिव, कांपी कंपी मरो लेही हरु जीव। बेचारी नागमती की विरह व्यथा और भी बढ़ गई है और उसको शीत भयंकर प्रतीत होने लगा है। विरही बाडी भा दारुण शिव, विरह की बाढ़ से वह शीत और भी दारुण हो गया है। एक तो ज्यादा ठंड है और ऊपर से विरह की बाढ़। कांपी कांपी मरो लेही हरि जीव, मैं कंप कंपा कर मर रही हूँ, कंपित हो रहा है मेरा हृदय और वे दोनों, शीत और विरह। कौन? शीत और विरह मेरे जीव को हर रहे हैं, मुझे मार सा रहे हैं। शीत भयंकर हो रहा है। शेरी आगे कहता है, कंत कहाँ ही लागू ही रे, मेरा पति कहाँ है, मैं उसके हृदय से लग जाऊं। कंत कहाँ ही लागो ही रे, पंथ अपार सूझ नहीं रहे। अगर मेरा पति पास होता तो मैं उसके हृदय से लग करके
यह कंपन, यह जाड़े से बच सकती थी। यह जाड़ा तो मेरी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगा, लग ऐसा रहा है। पंत अफार सूझ नहीं नीरे, और मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, वे निकट नहीं है, नहीं मैं उनको बुला लूं। मार्ग भी अपार है, पंथ अपार सूझे नहीं नीरे, कुछ भी नजदीक नहीं सूझ रहा, वे निकट नहीं है। आगे कहते हैं, शोर श्वेती आवे जूड़ी, शोर श्वेती आवे जूड़ी, श्वेत चादर से जूड़ी आती है। मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, मानो जानू से जीवन चल बूढ़ी। ऐसा लगता है कि मेरी सैया हिमालय पर्वत या हिमाचल में डूबी हुई है, वहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, इतनी ही ज्यादा ठंड है, और ऐसा लगता है कि इस शीत में, इतनी ठंड में अब ऐसी जूड़ी आने लगी है कि कई कई रजाइयाँ ओढ़ने पर भी मेरे अंतर्मन का जाड़ा नहीं मिट पाता है। कहने का तात्पर्य है, अपनी सया मुझे इतनी ठंडी प्रतीत होती है, मानो उसको बर्फ में डुबा गया है। हिमालय पर्वत पे जैसे मेरी सैया रखी गई है। उससे पूर्व वो कहती कि अगर मार्ग उसके पास होता, रास्ता होता, असुज मार्ग है, कैसे वो दूरी तय करें। और अब ये स्थिति उसकी नागमती की। आगे कहती हैं, चकई निशी बिछुरे दिन मिला वो निशी बासर विरह कोकिला। चकई जो होती है, चकवी होती है, वह तो इतनी भाग्यशाली तो है कम से कम कि, यानी उसका भाग्य भी अच्छा है कि वह प्रियतम से रात्रि को बिछुड़कर उसे प्रातः काल मिल जाती है। चकवा चकवी जो होते हैं, रात में कहा जाता है कि बिछुड़ते हैं और सुबह मिलते हैं। चकवी निशा में बिछुड़कर, चकवी निशी बिछुड़े दिन मिला, दिन में मिल जाती है। मुझे यह भी संभव नहीं है, मुझे ऐसा भाग्य भी नहीं मिला है, किंतु मैं तो रात में भी हो निशी बासर, रात और दिन में, बासर यानी दिन, विरह कोकिला, विरह की कोयल होकर के बोल रही हूँ। विरह की कोयल, वियोग की कोयल की भांति में अहर निशी यानी रात दिन तड़पती रहती हूँ। रात्रि में मैं अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ कोई सखी तक नहीं होती। ऐसा दशा में मैं वियोगिनी पक्षिणी क्यों कर जीवित रह सकती, रहनी अकेली साथ नहीं सकी। रात में मैं अकेली रहती हूँ कोयल की तरह, हे सखी प्रिय का साथ नहीं है, रहनी अकेली साथ नहीं सकी। यहाँ सखी का मतलब एक प्रिय भी है, और यहाँ सखी का मतलब सहेलियाँ भी है। मैं रात अकेली निकालती हूँ, मेरा प्रिय साथ नहीं है, प्रिय नहीं है, बट सखी भी नहीं है जिससे कुछ बात कह सकूं मन की। ऐसी दशा में मैं मुक्ता पक्षी किस प्रकार जीवित रहूं, कैसे जीऊं बिछोही पंछी। ऐसी दशा में मैं वियोगिनी पक्षिणी कैसे जीवित रहूं। विरह से चान भवें तन चटा। यहाँ विरह से चान रूपक अलंकार हैं। विरह को क्या बताया गया है, सेचान बताया गया है। यहाँ सेचान का मतलब एक बाज से है, और वह बाज मेरा क्या कर रहा है देखिए। वह बाज, विरह का बाज चक्कर लगाता है। विरह सेचान भवें तन कटा, और मेरे शरीर को खाता रहता है। विरह रूपी भयंकर बाज मुक्त पक्षिणी के चतुर्दिक चक्कर काट रहा है। यह मुझको जीवित ही खाना चाहता, और मरने पर तो मुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ेगा। जियत खाई मुँह नहीं छोड़ा, जीवित भी खा रहा है तो मरने पर मुझे बिल्कुल भी वो छोड़ेगा नहीं। चाड़ चढ़ा, चाड़ा का मतलब खाना है, तन खा रहा है, भवे यानी चक्कर लगा रहा है। आगे दोहे में नागमती अपना वियोग व्यक्त कर रही हैं, कह रही हैं, रक्त डरा मासू गरा, आड़ भये सब संग, दनी सारस हुई ररी मुई, आई समेट हो पंख, सपेट हो समेट हो, आई समेट हो पंख। रक्त डरा मासू गरा, रक्त, यह जो रक्त की बात है, आंखों में रक्त आना, ये जायसी का जो
फारसी शैली का प्रभाव है। अरबी फारसी में ऐसी कथाओं में आया है। अपने हिंदी साहित्य में ऐसा प्रयोग बहुत कम मिलता है। यहाँ रक्त डरा मासूं गरा कि मेरा रक्त ढल गया मांस गला, हाड़ भये सब शंख शंख की तरह हाड़ हो गए, सभी हड्डियां भी अब, मांस तो रहा ही नहीं, रक्त भी निकल गया है, सब बह गया है और शंख की तरह हड्डियां हो गई हैं। धनी सारस ररी मुई आऊ समेटू, हे मेरे पति देव तुम्हारी यह स्त्री धनी सारस सारस की तरह, सारस सारसी की अटूट जोड़ी की भांति साथ निभाने की याचना करती हुई नागमती अपने पति को यहाँ संबोधित करती है कि हे प्राणनाथ, मेरे शरीर का संपूर्ण रुधिर ढुलक गया है, शरीरांगों से मांस गल गया है, हड्डियां संग की तरह निष्प्राण नीरस हो गई है और आपकी पत्नी सारसी की भांति आपका नाम रटते रटते मर रही है। धनी सारस हुई ररी मुई, तुम्हारी यह स्त्री सारस होकर चिल्ला चिल्ला कर मर गई है, अब तुम आकर उसके पंख ही समेट लो। मुई आई सपेटू, यानी समेटू यहाँ होना चाहिए, गलत छप गया है, समेटहू पंख। आप आकर के इस सारसी के जो जल करके राख हो रही हैं, कृपया करके मरी हुई सारसी के पंखों को समेट लीजिएगा। धनी सारस हो रही मुई आई समेटू। अब आप अगर देर कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं वापस, तो यह स्थिति हो रही है। यही है मेरा संदेश कि आप मेरे वही अब सारसी, धनी सारसी की तरह, सारस पक्षी के पंख जल गए हैं विष विरह के कारण, उसको आप समेट अपने पति को यह संदेश दे रही है। तो इस प्रकार जो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती एक अनुपम निधि है हिंदी साहित्य को दी है, वियोग की, वियोग रस की, अवधी भाषा में एक महत्वपूर्ण बन पड़ी है। तो इस प्रकार यह पद पूरा होता है। आगे का महीना हम बाद में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।